हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ सीटेट पेपर 2 के लिए बुलेट, ठीक है ना। और ऐसा बुलेट लेकर के आता हूँ जो कि आपको एकदम निश्चित है कि बहुत मारक होता है। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से बुलेट, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। और ये सभी प्रश्न क्या आते हैं, ऐसे कि बार बार आते हैं। ये सभी प्रश्न आपको बार बार आए हुए हैं और इसी पैटर्न पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी में AB बराबर AD है और BC बराबर BC है। तो चतुर्भुज एबीसीडी के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर वो कह रहा है। कह रहा है कि जो चतुर्भुज है ABCD है, ठीक है। यहाँ पर समझिए इस बात को कि चतुर्भुज क्या है, ABCD है, ABC और D है। और आय कह रहा है कि AB बराबर AD है। जो AB है ना वो AD के बराबर है, अर्थात ये वाले दो भुजा क्या है, आपस में बराबर है। और आगे कह रहा है कि DC बराबर BC है। DC जो है वो BC के बराबर है, अर्थात ये भुजा इसके बराबर है। और आगे कह रहा है कि चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो यहाँ पर जो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसके हम लोग क्या करते हैं, विकर्ण खींच लेते हैं। तो आप यदि जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो एक बात जान लीजिएगा कि जो ये वाली रेखा जाती है, जो ये वाली रेखा जाती है वो क्या करती है, इस विकर्ण को लंब पर काटती है। इस विकर्ण को क्या करती है, लंब पर समद्विभाजित करती है। लेकिन जो ये वाली जो रेखा विकर्ण जाती है इसको ये समद्विभाजित नहीं करती है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अब ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में कह क्या है। ऑप्शन कह रहा है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित विकर्ण परस्पर एक दूसरे को नहीं करेंगे, सिर्फ ये कि ये वाली विकर्ण को ये वाली विकर्ण समद्विभाजित करेगी, न कि ये विकर्ण ये वाली विकर्ण को समद्विभाजित करेगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर तो काटते हैं लेकिन समद्विभाजित नहीं करते। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि विकर्ण परस्पर लंब है। हाँ, विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या होते हैं, लंब है। ये ऑप्शन सही है। आगे कह रहा है कि विकर्ण परस्पर लंब है और बराबर है। ये भी नहीं है, ये भी क्या है आपका ऑप्शन गलत है। आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। ऐसा प्रश्न भी आपको बार बार पूछे जाते हैं। कह रहा है कि चतुर्भुज जो है ABCD एक समलंब है। क्या है, एक समलंब है। ABCD एक तरह का आपको समलंब है और समलंब इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको, बल्कि मैं यहाँ पर नहीं बल्कि इससे अलग में कर दे रहा हूँ, इस समलंब को यहाँ पर कर दे रहा हूँ, इस समलंब को, ठीक है। ये चतुर्भुज आपको ABCD क्या हो गया, आपको एक तरह का समलंब हो गया ये, ठीक है। अब आगे प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि AD समानांतर BC है। यह ABC हो गया और D हो गया और AD क्या होगा, समानांतर हो गया BC के। और AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। जो AB है वो 5 सेंटीमीटर है। ये है आपका 5 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि BC 11 सेंटीमीटर है। जो BC है 11 सेंटीमीटर है। और आगे कह रहा है कि AD 7 सेंटीमीटर है। ये क्या आपका 7 सेंटीमीटर है। तो DA को एक बिंदु F तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि A बराबर 3 सेंटीमीटर। जो DA है इसको इधर बढ़ाया गया है, ठीक है। और वो कितना बढ़ाया गया, आपको 3 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ाया गया है। और आगे कह रहा है इसमें क्या कि F तक इस तरह बढ़ाया गया कि F बराबर 3 सेंटीमीटर तथा BF DF पर लंब है। जो BF है वो DF पर क्या है, आपको लंब है। जो BF है, जो यहाँ पर पॉइंट F होगा वो क्या है, इस पर लंब है, ठीक है। इस पर आपको लंब है। जो ये वाला है ना, इस पॉइंट को यदि हम मिलाएं तो इस पर ये लंब हो रहा है। और आगे कह रहा है कि तब समलंब ABCD का क्षेत्रफल, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो यहाँ पर आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दे दिया गया है कि यह 3 सेंटीमीटर है। इसी में लिखा हुआ है कि जो AF है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इस दिन तो आप जानते हैं यहाँ पर कि जो समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वो होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। समांतर, ठीक है, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणा आपका लंब होता है, ठीक है। इतनी बात तो आप जानते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1/2 हो गया। समानांतर भुजाएं क्या है, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, आपस में समानांतर है। तो इनका हमको योग करना है, 7 + 11 कर देना है। और गुणा शीर्ष लंब,
अब शीर्ष लंब इसका क्या होगा, यही ना है, यही ना लंब होते हैं, आपको भुजा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पर हम लोग देंगे तो ही वो लंब कहलाएगा, यहाँ पर बढ़ाया गया है और यहाँ पर ये लंब डाला गया है, तो जो इसकी बीच की दूरी जो है लंबवत वो यही है, ठीक है। तो इस लंब को आपको पता है नहीं कि यह लंब कितना है, तो इस लंब को आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो लंब है, लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस आपको आधार का स्क्वायर, इतनी बात तो आप जानते हैं। अब यहाँ पर कर्ण का काम कौन कर रहा है, कर्ण का काम यहाँ पर ये करेगा और यहाँ पर आधार का काम ये करेगा। तो कर्ण कितना हो गया आपका 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आया आपका 25 में से 9 घटेगा 16 आएगा, और 16 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 4 होता है, और यहाँ पर लंब आपका निकल गया कि लंब यहाँ पर आपका 4 होगा। तो बस वहीं पर लंब का मान आप रख दीजिए और आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर 4 रख दीजिए, और ये देखिए ये क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 में 2 से भाग कर दीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर 9 लिख सकते हैं, और 9 में 4 से गुणा कर देंगे तो 9 चौके आपका 36 हो गया। 36 देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। आशा है कि ये बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं और हर स्टेट के एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब ये आपसे नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दीपक 150 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान में, कह रहा है कि कोई आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई है 150 सेंटीमीटर है आपको यहाँ पर, और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको 100 मीटर है, और आगे इसमें कह रहा है कि 10 चक्कर रोज मारता है। इसके कितने चक्कर मारता है वो 10 चक्कर रोज मारता है, ठीक है। यदि उसे 0.101 किलोमीटर, जहाँ पर कोई वर्गाकार मैदान है, ठीक है, वो है, और उसकी जो क्षेत्रफल है 0.01, ठीक है, ये है आपको किलोमीटर में, ये है मीटर में, और ये है आपका किलोमीटर में। इतनी बात आपको ध्यान देनी है। क्षेत्रफल वाले वर्गाकार मैदान के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसका जो है यदि वो कहीं चला गया और उसके पास ये क्षेत्रफल वाला ग्राउंड मिला और इसका वो चक्कर लगाता है, तो आगे इसमें कह रहा है कि तो वह मैदान के कितने चक्कर लगाए जिससे वह अपने पैदल चलने की, रोज इतना चलता है 10 चक्कर मारता है, तो इस मैदान का वो कितना चक्कर मारे कि जो रोज उसका रूटीन है पैदल चलने का वो आपको पूरा हो जाए। बस यही आपको प्रश्न में कह रहा है। तो आप इसे कैसे आप निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है इसका क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है। तो ये जो है उसका क्षेत्रफल है कितना 0.01, और यहाँ पर उसका भुजा स्क्वायर। तो यदि हम इसकी भुजा के बारे में बात करें तो भुजा का मान आपको कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए a का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि a बराबर 0.1 आएगा। जब क्षेत्रफल इसका 0.01 है तो उसकी यदि एक भुजा की बात की जाए तो आपको 0.1 आएगा। तो हम इससे इस जो आपको चतुर्भुज वाला ग्राउंड है जो कि आपको है, तो यहाँ पर इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इसका वर्ग का परिमाप आप कैसे निकालेंगे। वर्ग का परिमाप आप जानते हैं कि 4 गुणा भुजा होता है, और 4 गुणा भुजा होता है, तो यहाँ पर भुजा का तो मान आप निकाल लिए हैं कि इतना है 0.01 है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 4 गुणा 0.1 में। अब इतना से आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आएगा 0.4, ठीक है, लेकिन ये 0.4 क्या आएगा आपको किलोमीटर में आएगा, लेकिन यहाँ पर है मीटर में, वो है किलोमीटर में, तो उसी को चेंज कर लीजिए। इसको यदि हम चेंज करते हैं तो ये हो जाता है आपका 400 मीटर, ठीक है। 0.4 किलोमीटर का क्या हुआ 400 मीटर। अब जब आपका वो 400 मीटर हो गया वर्ग का परिमाप, और 400 मीटर वर्ग का परिमाप है, और यहाँ पर ये है आपका 10 चक्कर मारता है, इसका 10 चक्कर मारने का अर्थ है कि इसका परिमाप वो कितना एक दिन में तय करता है, अर्थात वो दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि इसके परिमाप के बारे में बात करें, इसका परिमाप आपको क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है आपको 150 हो गई, और यहाँ पे इसका 100 हो गया। ये कितना हो गया 2.5 गुना के 500, ठीक है।
ये 500 क्या हो गया आपको मीटर हो गया, लेकिन वो उसका मारता है 10 चक्कर, अर्थात इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये टोटल हो कितना गया, ये हो गया आपको 5000 मीटर, अर्थात वो रोज 5000 मीटर वो दौड़ता है, लेकिन इस ग्राउंड का वो चक्कर मार रहा है तो मात्र 400 मीटर मार रहा है। तो 400 मीटर मारा तो उसको कितना चक्कर इस ग्राउंड का मारे कि वो 5000 मीटर एक दिन में अपना दूरी तय कर सके। तो उसके लिए हम यदि 5000 में 400 से भाग दें तो पता चल जाएगा कितना चक्कर मारेगा। तो यहाँ पर उसका जो डेली का रूटीन है उसके अनुसार हम लोग उसका निकालें तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को 5000 में आपको भाग देना पड़ेगा 400 से, ठीक है ना, ये आपको वर्ग वाले से। तो यहाँ पर आप भाग दीजिएगा, ध्यान दीजिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे और 4 से भाग दीजिएगा तो बच्चों के 48 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 4×5 अर्थात यह आपको क्या आया, यह आपको 12.5 चक्कर, इसका मतलब क्या है कि 13वां चक्कर में प्रवेश कर गया, अर्थात उसको लगभग 13 चक्कर मारने होंगे, लगभग 13 चक्कर मारना होगा, तभी जो उसका डेली का रूटीन है वो मेंटेन हो पाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ठीक 12 चक्कर नहीं होगा, लगभग 13 चक्कर यही सही है। आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि नहीं समझ में आया है तो इसे एक बार और देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपको बार बार आता है, ऐसा प्रश्न निश्चित है कि एक प्रश्न आपको आता ही है। कह रहा है कि धातु से बने एक बेलनाकार बक्से की त्रिज्या इतनी है, कोई बेलनाकार बक्सा है, इस तरह का कोई बक्सा है आपका, और यहाँ पर कह रहा है कि जो इसकी त्रिज्या है वो 17.5 सेंटीमीटर है, 17.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है। और आयकर है कि यदि इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, इसकी ऊंचाई क्या है आपको 1 मीटर है, ये सेंटीमीटर में 1 मीटर में है, तो क्या करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में इसे निकालेंगे, 100 सेंटीमीटर हो गया। आगे कह रहा है कि तो इसकी धारिता लीटर में क्या होगा, लीटर में धारिता निकालने के लिए ये भी आपको क्या होना चाहिए मीटर में होना पड़ेगा, तो हम आगे चल करके इसको चेंज कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर आप जान गए कि इसकी ऊंचाई इतनी है, त्रिज्या इतनी है, तो आप जानते हैं कि बेलन का धारिता क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई आर स्क्वायर इसका वॉल्यूम होता है, तो यहाँ सिर्फ आपको मान इसका पुट करना है, पाई क्या होगा 22/7 आपको लेना है, आर स्क्वायर आर है आपको 17.5, ठीक है, 17.5 हो गया, और गुना आपको एच है, एच कितना है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है, और इसी को आपको कैलकुलेट करना है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 7 गुना के 14 हो जाएगा और 7×5 35 हो जाएगा, 2.5, और ये भी पॉइंट, ये 100 से गुणा होगा तो पॉइंट क्या हो जाएंगे आपको हट जाएंगे। तो इससे जब पॉइंट हट जाएंगे तो 25 में 22 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 550 हो जाएगा, और गुणा 175। अब इनका यदि आप गुणा करते हैं तो ये आएगा आपको 96, 25 और 1 0। अब ये क्या होगा, ये जो है आपका, ये आपको हम लोग जो वॉल्यूम निकाले हैं वो सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर नहीं बल्कि आपको एमएल में होगा, ये जो है आपको एमएल में होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या कि लीटर में, लीटर में क्या होगा, तो लीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को भाग देना पड़ेगा 1000 से, जो 96/25 है, 96/25, ठीक है 0, इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा 1000 ml से भाग देना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या बदलेगा, ये लीटर में बदलेगा। अब जब इसमें भाग दीजिएगा ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा और यहाँ पर आपको दशमलव आ जाएगा, अर्थात हो क्या गया 96.25 लीटर। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यदि आ गई है तब बढ़िया बात है, यदि नहीं आई है तो भी बढ़िया बात है। चलिए हम लोग आगे सीख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक बक्से में कुछ पर्चियां रखी हुई हैं जिन पर संख्याएं इतनी लिखी हुई हैं, एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी गई है। इस बक्से में एक पर्ची यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि चुनी हुई पर्ची एक अभाज्य संख्या अंकित हुई। पहले तो आप संख्याओं के बारे में जान लीजिए। संख्या है आपका यहाँ पर 25 है, 26 है, 27 है और ये है आपको 49 तक, ठीक है। तो यदि हम इसमें संख्याओं की बात करें कि संख्या इसमें टोटल संख्या कितनी होगी, तो संख्या यदि हम इसमें निकालेंगे 25 से लेकर के 49 तक में आपको कितनी संख्याएं होंगी, तो उसका हम लोग निकालने का तरीका जानते हैं कि जो लास्ट वाला है, जो शुरू वाला है, उसमें से लास्ट वाले में से शुरू वाले क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं और एक इसमें जोड़ते हैं।
तो इसको यदि हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 आएगा। अर्थात 25 से लेकर के 49 तक में कितनी संख्या आपको आ गई 25 आ गई। अब संख्याओं के बारे में आप जान गए तो 25 से 49 तक के बारे में यहाँ पर और भी एक बात कह रहा है कि वो संख्याएं क्या हो अभाज्य संख्याएं हो। तो अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी इसके बारे में भी जान लीजिए। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या के बारे में बात करें कि अभाज्य संख्या कितनी होगी तो कौन कौन अभाज्य संख्या होगी 26 होगा नहीं होगा, 27 होगा नहीं होगा, तो अब क्या होगा 29 होगा। ठीक है, 29 के बाद आपका 31 होगा, 31 के बाद आपका कौन सा इसमें संख्या होने वाला है आपका 37 होने वाला है, 37 के बाद 41 होने वाला है, 41 के बाद 43 होने वाला है और 43 के बाद आपका 47 होने वाला है। कितनी संख्याएं आपको मिल रही हैं 7 संख्याएं मिल रही है, 7 नहीं बल्कि 6 संख्याएं मिल रही हैं। तो ये 6 क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी के बारे में पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि चुनी हुई जो पर्ची है एक अभाज्य संख्या की ही पर्ची निकली है। ठीक है, उसी को आपको निकालना है। तो यहाँ पर प्रायिकता आपको अभाज्य की निकालना है। ठीक है, प्रायिकता निकालना है। तो जब भी आपको प्रायिकता निकालना है ना तो जो निकालना हो उसे हमें क्या करते हैं हमेशा ऊपर रखते हैं। जो निकालना हो यहाँ पर लिख ही लीजिए, निकालना हो उसे ऊपर लिखते हैं और टोटल जितनी सभी संख्याएं हैं उनको हम लोग क्या करते हैं नीचे है। तो टोटल को हम लोग नीचे रखते हैं, टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं। तो निकालना क्या है अभाज्य होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्याएं कितनी है 6 हैं, तो 6 को क्या कर लेंगे हम लोग ऊपर लिख लेंगे और टोटल कितने हैं 25 है, 25 को हम लोग नीचे रख लेंगे और यही इसकी क्या हो जाएगी आपको प्रायिकता हो जाएगी। और इसको यदि भाग दे करके देख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। तो 25 गुना के 50 हो जाएगा, पॉइंट में 0.2 अभी बचा आपको 10 हो जाएगा तो ये 100 अर्थात 25 चौके 100 तो 0.24 इसमें यदि भाग दीजिएगा तो इतना होगा। अर्थात इसकी प्रायिकता क्या है 0.24 है अभाज्य होने की। आशा है कि ये बात भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि इसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकता है। आगे कह रहा है कि शिक्षक की आयु मिलाने से इन सभी की औसत आयु आपको 13 वर्ष हो जाती है। तो यदि हम 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है तो यहाँ पे यदि कुल विद्यार्थियों की आयु के बारे में बात करें 40 विद्यार्थियों की आयु के बारे में हम यदि बात करें कि कुल कितनी आयु होगी। ठीक है, तो इसकी यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा ये आपका 40 गुना 12 हो जाएगा, 40 गुना 12 हो जाएगा। और उसी तरह से जब शिक्षक मिला दिए जा रहे हैं, शिक्षक जब मिला दिए तो 40 से विद्यार्थी हैं अर्थात इसमें एक शिक्षक मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 41 हो जाएंगे, 41 ठीक है ना। विद्यार्थी और शिक्षक की कुल आयु, यहाँ पर क्या हो रहा है कुल आयु निकल रहा है ना। कुल आयु आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर आपको हो गए 41, अब ये 41 हो गए। अब यहाँ पर जो औसत आयु कह रहा है वो कितना है आपको 13 वर्ष है, तो 13 से आपको गुणा करा देना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो शिक्षक की आयु है कितनी होगी, जब शिक्षक की आयु निकलेगी तभी तो हमको मालूम चलेगा। आगे यहाँ पर प्रश्न और भी कर रहा है कि यदि शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष है तो सेवा की निवृत्ति उसकी जब आयु 55 वर्ष है तो वह शिक्षक कितने समय बाद सेवानिवृत्त होगा, यहाँ पर पूछ रहा है। तो जो उसकी सेवानिवृत्त की जो तिथि है जो आयु है वो 55 वर्ष है। तो यहाँ पर आपको जो आयु निकलेगा इसमें से यदि हम इस शिक्षक सहित जो विद्यार्थियों की आयु है और शिक्षक की आयु है उनको यदि हम लोग 40 विद्यार्थियों की जो आयु है उससे घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि शिक्षक की आयु कितनी है। वो पता चल जाएगा शिक्षक की आयु कितनी है तो ये भी पता चल जाएगा कितने समय उसका और भी नौकरी बचा हुआ है। तो यहाँ यदि हम लोग इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षक की आयु के बारे में बात करें, शिक्षक की आयु कितनी होगी तो यहाँ पर हम लोग 41 गुना 13 में से 41 गुना 13 में से यदि हम विद्यार्थियों का 40 गुना 12 घटा दें, 40 गुना 12 घटा दें तो शिक्षक की आयु आपको निकल जाएगी। तो आप इसे घटा करके देखिए। ठीक है, 13 का 13 यहाँ पर 3 हो गया, बचा कितना 1, 13 चौके 52, 1 53। ठीक है, और यहाँ पर माइनस बच्चों के 48 आपका इतना हो गया। अब इनको आप घटाइए तो कितना हो जाएगा 53 हो गया। अर्थात जो शिक्षक की आयु है वो कितनी हो गई 53 वर्ष हो गई और उनको रिटायर होना है 55 वर्ष पर। अर्थात
तो वह शिक्षक कितने दिन के बाद सेवानिवृत्त होगा, अर्थात 2 वर्षों के बाद। जब 53 आयु है, उनका 55 वर्ष पर रिटायर होना है, तब बचा नौकरी कितना, 2 वर्ष, अर्थात 2 वर्ष में वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार और इसे ध्यान से देख लीजिएगा, अवश्य ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कर रहा है कि 2 संपूरक कोणों का माप क्रमशः इतना और इतना है, ठीक है। तब 3a का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि 2 संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, और वो कोण क्या है आपको 2a प्लस b डिग्री है, और यहाँ पर कह रहा है कि 3a माइनस b डिग्री है। अर्थात इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि 2 संपूर्ण कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 5 1 हो गया। यहाँ पर 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब जब 5 के बराबर 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितनी बार में कटेगा, 5 3 15 अर्थात 36। तो ए का मान कितना आएगा आपको, 36 आ गया। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है 3a, इसलिए 3a क्या हो जाएगा आपका, 3 से गुणा कर दीजिएगा, 3 से गुणा कीजिएगा तो 108 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्द मैथ्स के अक्षरों में कौन सा युग्म घूर्णन समिति प्रकट करता है। यहाँ पर कौन सा युग्म घूर्णन समिति करने का अर्थ है कि यदि हम घुमाएं तो 360 डिग्री पर घुमाने से पहले वो अपने मूल स्वरूप में आ जाए, वही क्या होता है, घूर्णन समिति होता है। तो यदि हम एम को घुमाते हैं तो ये भी आपको 360 डिग्री पर जाकर के एम अपने मूल स्वरूप में आएगा। उसी तरह से ए भी 360 डिग्री घुमाने पर ही मूल स्वरूप में आएगा। उसी तरह से टी को भी यदि हम घुमाएं तो वो भी 360 डिग्री घुमाने पर ही आपको मूल स्वरूप में आएगा। लेकिन यहाँ पर एच है, और एच को यदि हम घुमाते हैं हम लोग इसको, तो ध्यान दीजिए ये है आपको ऑलरेडी 90 डिग्री पर खड़ा है। इसको यदि हम 90 डिग्री और घुमा देते हैं तो यह एच हो जाता है इस तरह से, ठीक है। और पुनः यदि हम इसे 90 डिग्री और घुमा दें तो पुनः एच क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। अर्थात 180 डिग्री पर ये जो एच है इस अवस्था में पुनः ज्यों का त्यों आ जा रहा है, जैसा था वैसा आ जा रहा है। तो ये आपको क्या है, घूर्णन समिति को प्रकट करेगा एच। अब आगे एस की बात करते हैं कि एस है कि नहीं। एच तो है, अब एस की बात करें तो एस है आपको इस तरह से, ठीक है। अब इसको यदि ये 90 डिग्री पर है, इसको हम लोग 90 डिग्री घुमाते हैं, जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो कैसा आपको हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस तरह से, ठीक है एस, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। पुनः जब हम इसे एक बार और 90 डिग्री पर घुमाएंगे अर्थात 180 डिग्री पर घुमाएंगे तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर पुनः एस ज्यों का त्यों बन जाएगा, जब घूमेगा तो ज्यों का त्यों बन जाएगा। अर्थात ये भी क्या कर रहा है, घूर्णन समिति प्रकट कर रहा है। तो सिर्फ एच और एस घूर्णन समिति प्रकट कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पर कहा है कि भुजाएं इतनी और इतनी है, और यहाँ पर 13 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की रचना की जाती है। इस त्रिभुज की रचना के लिए पी को हमेशा क्या होना चाहिए, यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप एक बात जानिए कि जो भी त्रिभुज होता है, यदि ए बी और सी ये त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी इनकी भुजाएं हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई दुनिया का कोई भी त्रिभुज है, उनके 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होंगी, और वो दोनों भुजाएं कोई को भी ले सकते हैं। यदि हम ए प्लस बी की बात करें तो ये भी बड़ी होगी हमेशा सी से। यदि हम ए प्लस सी की बात करें कि ए प्लस सी, तो वो भी हमेशा बड़ा होगा आपको बी से। और यदि हम लोग ए प्लस सी यहाँ पर तो बी प्लस सी की भी यदि हम लोग बात करें तो ये भी हमेशा क्या होगी, आपको ए से हमेशा बड़ी होगी। ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है, और उसी के थ्रू इसको हम लोगों को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए एक की जो है भुजा है वो 2p-1 है, और 2p+2 है यहाँ पर, और 13 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं इस मेथड से इन 2 भुजाओं का योग 13 सेंटीमीटर से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। अर्थात 2p-1 प्लस 2p+2, 2p+2 ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा तीसरी भुजा से। इतनी बात आपको पता होगी। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए -1 है, +2 है, और 2p क्या हो जाएगा आपका 4p हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया +1 और बड़ा हो जाएगा 13 से।
तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या होगा उसी को यहाँ पर पूछ रहा है कि p को हमेशा क्या होना चाहिए। यदि हम p का वैल्यू 1 रखते हैं तो 5 बड़ा है 13 से, नहीं है तो 1 नहीं रख सकते। 3 यदि हम रखते हैं, 3 रखेंगे तो 4 3 12 1 13 13 ये भी आपको नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन में कह रहा है कि 3 से अधिक होना चाहिए। तो यदि यहाँ पर हम लोग 3 रखते हैं तो 13 के बराबर हो जाएगा। यदि हम अधिक रखेंगे तो हमेशा ही 13 से अधिक होगा, अर्थात जो 3 से अधिक जो वैल्यू होगा, जो p का यहाँ पर जो 3 से अधिक वैल्यू होगा वही उसका सही ऑप्शन होगा। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि इसी पैटर्न पर हमेशा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ACBD पर क्या है आपको लंब है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई चतुर्भुज है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का आपको चतुर्भुज है यहाँ पर इस तरह से, और ABCD यहाँ पर A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये डी हो गया। कह रहा है कि AC BD पर लंब है, जो AC है वो BD पर लंब है, जो AC है ये ना, ये BD पर क्या है आपको लंब है। और आगे कह रहा है कि AB बराबर AD है, AB जो है बराबर है AD है, ये इसके बराबर है, और CB बराबर CD है, CB बराबर क्या है CD है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तब ABCD सदैव एक क्या होगा, जब ऐसी स्थिति हो जाए कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए और ये दोनों एक दूसरे के लंब हो जाए और ये भुजा के बराबर हो जाए, तो हमेशा क्या होगी, तो आपको याद रखना है कि ये हमेशा पतंग होती है। ऐसी स्थिति में पतंग ही बनती है। यदि इसका मूल डिजाइन यदि कहा जाए तो वो इस तरह से होगा, थोड़ा सा वहां पर टेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से पतंग कुछ होगा और इस तरह की ये होगी, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, लंब होंगे, और यहाँ पर ये हमेशा इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है और यही होती है पतंग। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का बुलेट आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के